हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बड़ी कोशिका के बारे में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई हमारी कोशिका है और वो कोशिकाओं में सबसे बड़ी कौन सी है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आखिर बड़ी है तो हमारे शरीर में ये सबसे बड़ी कोशिका क्यों है, और सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा कार्य भी करती होगी, तो वो कौन सा कार्य करेगी, वो कौन सा कार्य संपन्न करेगी, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा आप लोगों की भी होगी। इसीलिए इसे आज हम लोग पढ़ेंगे और ये 9th और 10th दोनों क्लास में इसे पढ़ना है, इसीलिए इसका विस्तृत रूप से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नर्व सेल, है ना। और तंत्रिका ऊतक यानी 9th क्लास के ऊतक चैप्टर में पढ़ना है। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू के बारे में, जिसमें भी सेम चीज वही पढ़ना है। और 10th क्लास के जो नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है उसमें भी तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे शरीर की बहुत सारी हमारे शरीर की सभी क्रियाओं के नियंत्रण में और समन्वय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंट है। इसके जाने बिना हम नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, और इसीलिए 10th क्लास में भी इसे पढ़ना है। और मैट्रिक के एग्जाम में अक्सर ये नर्व यानी न्यूरॉन का सेल बनाने के लिए, एक न्यूरॉन की रचना करने के लिए आता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जाने कि ये न्यूरॉन होता क्या है ना। तंत्रिका ऊतक का जो इकाई होता है, यानी तंत्रिका ऊतक का जो कोशिका होता है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। एक कोशिका को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की एक कोशिका को न्यूरॉन बोला। तो आइए हम लोग इसके रचना और इसके कार्यों के बारे में जानकारी लेते हैं कि किस तरह ये न्यूरॉन हमारे शरीर में कार्य करते हैं। देखिए, अगर एक न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए आएगा तो बस यहाँ से यहाँ तक हम लोग चित्र बना देंगे। इसे ऐसे खड़ा करके यहाँ से और यहाँ तक हम लोग चित्र बना देंगे। हमने ये कैसे कार्य करता है इसको समझने के लिए एक और न्यूरॉन को यहाँ जोड़ रखा है, यानी तंत्रिका ऊतक को भी समझाने के लिए मैंने ये इसे जोड़कर रखा है कि कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले इस तरह की संरचना बना देंगे। अगर आएगा न्यूरॉन का फिगर बनाने के लिए तो ये संरचना बनाएंगे और ये नामांकन कर देंगे। लेकिन अगर इसके बारे में लिखने के लिए भी आएगा कि न्यूरॉन की रचना करें, इसके कार्य विधि को समझाएं, तो आप लोग लिखेंगे। और पहले हम लोग जानेंगे कि ये सभी भाग, एक एक भाग होता क्या है। देखिए, ये तंत्रिका कोशिका है, इसका बीच में ये जो भाग है इसे बोलते हैं साइटोन। ये वाला भाग को बोलते हैं साइटोन। इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और ये वाला बीच वाला भाग होता है केंद्रक। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ रहता है। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं साइटोन। देखिए, ये जो निकला हुआ तारे नुमा इस तरह के स्टार जैसे संरचना जो बना हुआ है, इसके ऊपर से ये जो धागे जैसे संरचना निकला हुआ है उसे बोलते हैं डेंड्रॉन। और ये कई ब्रांच, इसकी कई शाखाएं हो जाती है जिसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसकी जो है ये इस तरह एक सिरा जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। इस लंबे सिरे को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। इस लंबे सिरे को क्या बोलेंगे? एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन बोलेंगे। और इस एक्सॉन के किनारे किनारे इस तरह घिरी हुई सफेद कलर की, इसमें मैंने ग्रीन बनाया है ताकि आप लोग को समझ में आए, और व्हाइट से समझ में नहीं आती। ये व्हाइट कलर की होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इसे माइलिन शीथ या मेडुलरी, इसे बोलते हैं मेडुलरी। और एक ये झिल्ली से घिरी होती है, इस झिल्ली को बोलते हैं न्यूरीलेमा। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो एक स्थान जहां ऐसा होता है उसे बोलते हैं रेनवियर की नोड। जब रचना करने के लिए और इसके नामांकित चित्र बनाने के लिए आएगा तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक बनाइएगा और इसके नाम को लिखिएगा। ठीक है, और इसके जो लास्ट वाला जो भाग होता है,
एक्सॉन का जो ये अंतिम सिरा है ये शाखित होता है और यहाँ पर एक डॉट डॉट संरचना होती है जिसे बोलते हैं सूत्र युग्म गांठें, हिंदी में बोलते हैं, और साइनेप्टिक नोड, इसे इंग्लिश में साइनेप्टिक नोड बोलते हैं, है ना। साइनेप्टिक नोड एक प्रकार का रासायनिक स्राव करता है। इस रसायन को बोलते हैं एसिटाइलकोलिन रसायन। एसिटाइलकोलिन रसायन का ये स्राव करता है और ये स्राव से फिर इस दूसरे तंत्रिका कोशिका की डेंड्राइट्स में ये सूचनाएं जाती है और आगे बढ़ती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जहां ये मिलने वाला जो स्थान है उसे बोलते हैं सिनेप्स। आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं कि ये कार्य किस प्रकार करती है या फिर इसका कार्य है क्या। अभी हम लोगों ने इसकी संरचना के बारे में जाना कि इसकी संरचना होती कैसी है। देखिए संरचना इसकी मुख्यतः आएगा तो लिखिएगा कि मुख्यतः इसके 3 भागों में इसकी संरचना होती है। एक इस भाग को पहला भाग में बता देंगे और इस भाग को दूसरा भाग में बता देंगे और इस भाग को हम लोग तीसरा भाग में बताएंगे, है ना। पहला भाग में आएगा साइटोन, दूसरा भाग में आएगा एक्सॉन और तीसरा भाग में इसकी अंतिम सिरा जो शाखित हुआ है यानी डेंड्रॉन, है ना। पहला भाग में हम लोग देंगे साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। ये 3 भाग मिल करके एक न्यूरॉन की कंप्लीट न्यूरॉन की निर्माण करता है और एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन को सूचनाएं किस प्रकार पहुंचाता है हम लोग जानेंगे। देखिए इसका कार्य क्या है। जैसे हमारी पीठ में जहां हम लोग देख नहीं सकते वहां भी अगर कुछ इस तरह की हलचल होती है या कोई दर्द होता है तो हमें महसूस हो जाता है। अगर पीछे चींटी काट रही है तो हमको कैसे महसूस हो जाता है कि हमारी पीठ में कोई चींटी काट रही है। वो हमारे शरीर के सभी सेल्स के पास सभी जगह न्यूरॉन सेल फैला हुआ होता है। और एक बात को ध्यान रखिए, न्यूरॉन सेल में कभी विभाजन नहीं होता है। जितनी आपके जन्म के समय है वही जिंदगी भर रहता है। न्यूरॉन सेल कभी विभाजित नहीं होते। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू से ही जाना है कि कोशिकाएं विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन न्यूरॉन सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें विभाजन नहीं होती है, जो बन गया सो बन गया। ठीक है, तो हमारे शरीर में चारों तरफ न्यूरॉन सेल्स फैली हुई होती है। अगर पीठ में चींटी जब काट रही है या कोई भी चीज अगर सुई भी चुभ गया, कुछ कहीं भी जैसे सिर में ही अगर जू काटने लगा तो हम लोग ऐसे ही हाथ ले जाते हैं जैसे लगता है वहां मेरी आंख है। वहां की न्यूरॉन सेल हमारी दिमाग को सूचना देती है कि यहाँ पर जो है दर्द हो रहा है और वो दिमाग जो है हमारे हाथ के पास सूचना देती है कि वहां जाओ और यहाँ पर से उसे भगाओ। समझी। तो इस प्रकार की से न्यूरॉन सेल्स हमारे शरीर में संवेदना को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे कि हम लोग अचानक खड़े हैं, लगेगा कि जैसे थके हुए हैं, कितना भी थके हैं, लग रहा है कि हमको काम करने का मन ही नहीं करता, लेकिन अचानक हमारे सामने अगर सांप आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, लगता है कि हमारे शरीर में कितनी ताकत आ गई और हम दौड़ पड़ते हैं। उस समय तंत्रिका कोशिकाएं हमारे अंगों को उत्तेजित करती है और बहुत सारे हार्मोन्स, जिसकी वजह से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और हमारे अंदर एनर्जी फील होती है और हम बिना सोचे समझे ही दौड़ने लगते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए। इसमें भी हमारी तंत्रिका कोशिकाएं इसमें सहायता प्रदान करती है। बच्चों हम 2-3 दिन से वीडियो आप लोग को नहीं अपलोड कर पा रहे हैं क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, गले में खराश है, आवाज ढंग से नहीं निकल पा रही है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। ये दिवाली और छठ की जो छुट्टी होगी उसमें मैं आप लोगों की अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो रोज ही वीडियो अपलोड करूंगी ताकि सिलेबस समय पूरा हो सके। आइए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये काम किस प्रकार करता है। जैसे ही मैंने क्या बताया, जैसे ही सुई चुभा, मान लीजिए कि यहाँ पर ये न्यूरॉन कहाँ की है, मान लीजिए यहाँ यही पीठ की न्यूरॉन से, यहाँ पर अगर सुई चुभाया गया तो यहाँ पर ये डेंड्रॉन जो है, डेंड्रॉन्स जो है ये क्या करेगा, ये सूचनाओं को ग्रहण करेगा सूचनाओं को ग्रहण करेगा और ग्रहण कर किसको देगा, साइटोन को देगा। साइटोन क्या करेगा, इसे आवेग में परिवर्तित करेगा, यानी इसे विद्युत में परिवर्तित करके एक्सॉन को भेजेगा और एक्सॉन क्या करेगा, यहाँ पर होगा एसिटाइलो, ये जो लास्ट में है साइनेप्टिक नोड जो है, साइनेप्टिक नोड यहाँ पर जो लास्ट वाले डेंड्रॉन्स है
इसके अंतिम सिरे, एक्सॉन के अंतिम सिरे पर जो डेंड्रोन्स पाए जाते हैं उसके लास्ट पॉइंट्स पे जो है जो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूत्र युग्म गांठें, इंग्लिश में बोलते हैं साइनेप्टिक नोड। साइनेप्टिक नोड जो है यहाँ एक केमिकल का स्राव होता है, रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम है एसिटाइलकोलिन नामक रसायन यहाँ निकलता है और इसी रसायन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइन्स को ये सूचनाएं देता है और फिर ये सूचनाएं इस न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर एक्सॉन को देते हैं। फिर एक्सॉन इस सूचना को आवेग में परिवर्तित करता है और ये आवेग जो है फिर एक्सॉन को दी जाती है। फिर एक्सॉन का अंतिम सिरा जो है, अंतिम सिरा का जो साइनेप्टिक नोव है वो क्या करता है, फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका को देता है। इस तरह जो है सूचनाएं आगे की तरफ बढ़ता रहता है। सूचनाएं पीछे से आगे नहीं आता है, आगे से जो है यहाँ डेंड्रॉन से जो है इसके सामने वाले से पीछे की तरफ जाता है ना। इस तरह ये कार्य को करता है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे कार्य करता है। देखिए फिर से समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई सूचनाएं दी जाती है इसको, तो ये क्या करता है, कैसे आगे बढ़ता है, लंबी, इसीलिए ये लंबी होती है। अगर छोटा होता तो क्या होता, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे कि चींटी हमको पीछे काट रही है या कोई भी चीज सुई चुभाया जा रहा है, तो सूचना पहुंचते पहुंचते सुई पूरा हमारे शरीर में अंदर गड़ जाएगा और हमको पता चलते चलते मेरे हाथ यहाँ जाते जाते जो है वो काट करके भाग जाएगी या चुभा करके भाग जाएगा, तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तब तक हमारे शरीर की क्षति पहुंच सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये लंबी है। कोशिकाएं तो जल्दी जल्दी कार्य करती है। एक मतलब बिजली करंट कितना जल्दी पास करता है, उसी तरह ये करंट विद्युत सूचनाओं को विद्युत में परिवर्तित करता है और करंट की तरह, बिजली की करंट की तरह ये हमारे शरीर में कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तभी तो क्या होता है कि हमको मच्छर, यहाँ हम आगे बैठे, हम अभी पढ़ा रहे हैं, हमारे पैर में मच्छर काटा, हमको पता चल गया, मैंने हाथ से ऐसे मारा, मच्छर मर गया। क्या हम देख पा रहे हैं कि मच्छर है यहाँ है कि नहीं? नहीं, बिना देखे भी हमारी हाथ वहीं पे पहुंच गए, क्योंकि ये तंत्रिका कोशिकाएं वहां की, जब जहां वह मच्छर काट रहा है वहां के डेंड्रॉन्स जो है एक्सॉन को सूचना दिया और तुरंत विद्युत का प्रवाह हुआ और हमारे दिमाग तक सूचनाएं गई और हमारा दिमाग जो है हाथ को सूचनाएं दी और हाथ मेरा यहाँ चला गया, है ना। तो इस तरह ये कार्य करता है। और हम लोग जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रचना के मुताबिक, ये रचना के अनुसार हम लोग देखें संरचना के आधार पर, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। देखिए कैसे कैसे, अगर इस तरह ये एक्सॉन हुआ, ये एक्सॉन हुआ और ये साइटोन हुआ, ये साइटोन हुआ अगर, और ये एक्सॉन हुआ, तो इसे अगर इस तरह की रचना पाई जाएगी कहीं, तो इसे बोलते हैं यूनिपोलर, है ना, यानी एक ध्रुवी हिंदी में बोलते हैं। अगर इस तरह एक साइटोन है, एक एक्सॉन है और एक डेंड्रॉन्स है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइपोलर, यानी हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवी। और ये ऐसी जो संरचनाएं हैं, कई डेंड्रॉन्स है, तो इसे बोलते हैं मल्टीपोलर, है ना। हिंदी में बोलते हैं बहुध्रुवीय, है ना। तो संरचना के आधार पर अगर एक साइटोन एक एक्सॉन होगा तो उसे बोलेंगे यूनिपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन और एक साइटोन हो तो उसे बोलेंगे बाइपोलर, और कई डेंड्रॉन्स हो, एक एक्सॉन हो एक साइटोन हो तो उसे बोलेंगे मल्टीपोलर। मल्टीपोलर। अब ये तो हम लोगों ने जाना कि संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं।
लेकिन कार्य के आधार पर भी हम लोग 3 प्रकार से इसे बांट सकते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार के से कार्य करती है। जैसे हम लोगों ने अभी जाना, हम अभी बताए कि अगर पीछे या कहीं भी अगर मच्छर काट रहा है या चींटी काट रही है, तो क्या वहां की जो है न्यूरॉन्स जो है हमारे दिमाग तक सूचनाओं को लाता है ना। तो जो लाता है वो एक प्रकार का कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा दिमाग जो फिर सूचनाओं को भेजता है हाथ के पास या किसी अंग के पास, कैसे हाथ पैर पटको या हाथ से वहां ले जाओ, तो दिमाग भी सूचनाओं को जो भेजता है वो दूसरे प्रकार का कार्य हो गया। और ये दोनों कार्यों को एक जोड़ने वाला तो कोशिका होगा, उसके ये दोनों कोशिकाओं के बीच में एक कोशिका ऐसा होगा जो दोनों कार्यों को जोड़ रहा होगा, उसका एक प्रकार हो गया, यानी 3 कार्य हो गया। तो कार्यों के आधार पर भी कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। जैसे पहला हो गया कि जो मस्तिष्क से अंगों के पास सूचनाओं को भेजता हूं, है ना। जो मस्तिष्क से, यानी मस्तिष्क से जब हमारे एक तो ये हो गया कि जो अंगों से मस्तिष्क के पास सूचनाएं गई, वो एक प्रकार का हो गया। ये दूसरा प्रकार हम लोग दे सकते हैं। और पहला प्रकार ऐसा हो गया, इसे कह सकते हैं कि जो अंगों से मस्तिष्क के पास सूचनाओं को पहुंचाता हो, ठीक है। और तीसरा हो गया जो दोनों को जोड़ता हो, ठीक है। एक ऐसा वो, तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, तीनों के को क्या क्या इसका नाम है, इसको समझते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने समझा कि संरचना के आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, और कार्य के, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कार्य के आधार पर न्यूरॉन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कार्य के आधार पर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर हमको चींटी काटा, तो यहाँ की न्यूरॉन्स, हमारे पैर की न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क के पास सूचनाएं ले गई, है ना। तो यानी अंगों से मस्तिष्क के पास जो न्यूरॉन सूचनाएं ले जा रही है, उसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। यानी अंगों से मस्तिष्क के पास जो सूचनाएं पहुंचाएगी उसे बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। और अब दिमाग के पास तो पहुंच गया, तो दिमाग के पास ही पहुंच के अगर रुक जाएगा तो क्या होगा? हम पहुंच ही गया तो, और हमारा शरीर वहां, फिर हमारा दिमाग जो है अंगों को फिर सूचनाएं नहीं देगा कि वहां से जाकर उसे भगाओ, तो क्या होगा? दर्द होता रहेगा और हमारे दिमाग उसे महसूस करता रहेगा और कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब तो दिमाग तुरंत जैसे ही दिमाग के पास पहुंचता है, तो दिमाग जो है एक अलग प्रकार के न्यूरॉन्स को ये सूचनाएं देता है कि जाकर के वहां पर उसकी रक्षा करो। तो उस न्यूरॉन्स का क्या नाम है? उस न्यूरॉन्स का नाम है मोटर न्यूरॉन्स, है ना। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है कि जो मस्तिष्क को प्राप्त सूचनाएं जो होती है, उस सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों के पास भेजता है, आवश्यक अंगों के पास उस सूचनाओं को भेजता है। तो वैसे न्यूरॉन्स को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और जो ये दोनों के न्यूरॉन्स के बीच में एक जो गैप होता है, उस गैप को, यानी दोनों न्यूरॉन्स को जो जोड़ने वाला जो न्यूरॉन्स काम करता है, उसे बोलेंगे इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो क्या हम लोग पढ़े? कार्य के आधार पर भी न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, और संरचना के भी आधार पर न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगर एक न्यूरॉन्स की संरचना करने के लिए आएगा, तो आप इतना भाग का सिर्फ बनाइएगा। न्यूरॉन्स उसे बोलते हैं तंत्रिका ऊतक की एक इकाई, यानी तंत्रिका कोशिका की अगर रचना करना है, उसे ही हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। यानी न्यूरॉन
न्यूरॉन से ही बना हुआ है और ये पूरा एक सिस्टम की तरह कार्य करता है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम। हमारे क्या होता है, कभी कभी हमारे अंग जो है शून्य हो जाते हैं, या ऑपरेशन करने से पहले कोई बड़ा बड़ा घाव फोड़ने से या ऑपरेशन करने से पहले हमें बेहोश किया जाता है। तो बेहोश मतलब क्या, कुछ पल के लिए ये न्यूरॉन सेल्स को जो हमारी अंगों से मस्तिष्क के पास जो सूचनाएं भेजती है उसे, यानी सेंसर न्यूरॉन को डेड करने वाले, यानी कुछ समय के लिए इसे निष्क्रिय करने के लिए कुछ दवा दे दी जाती है इंजेक्शन के माध्यम से। और ये क्या करता है कि उतने समय तक ये सेल जो है अपना काम करना बंद कर देता है। तो उस अंग पर्टिकुलर किसी भी अगर हमें उस समय जब वो दवा दे दी जाती है या इंजेक्शन दे दी जाती है तो क्या होता है कि उस अंग से हमारे उस अंग की जितनी भी न्यूरॉन्स है हमारे दिमाग के पास सूचनाएं भेजना बंद कर देती है। यानी बंद क्या करेगी, वो तो डेड ही कर दी गई है, उसे बेहोश कर दी गई है सिर्फ उस न्यूरॉन्स को। तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारे आधे अंग को ही सुन करके डॉक्टर्स काम करते हैं। हम लोग जगे रहते हैं, हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के सिर्फ चीड़फाड़ होता है और हमें दर्द महसूस नहीं होती है। तो क्या किया जाता है, उस अंग के न्यूरॉन्स को पर्टिकुलर जिसमें हमें ऑपरेशन करना होता है उस अंग को हम लोग सुन्न करते हैं। सुन्न करने का मतलब है कि वो इंजेक्शन से वहां के न्यूरॉन्स को हम लोग कुछ समय के लिए सुसुप्तावस्था में कर देते हैं, और ताकि वहां के सेंसर न्यूरॉन जो है हमारे सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक नहीं ले जाएगा। अगर मस्तिष्क तक नहीं ले जाएगा तो कुछ भी हो तो उस अंग की सूचनाएं हमारे पास पहुंचेंगी ही नहीं हमारे मस्तिष्क के पास, तो ना हमें दर्द होगा ना कुछ महसूस होगा। क्या होता है कभी कभी किसी किसी अंग में शून्य हो जाता है, नहीं कहते आदमी की शून्य हो गया है, वो अंग काम नहीं कर रहा है। तो वहां की उस रोग में क्या होता है कि वहां उस अंग की न्यूरॉन्स जो है काम करना बंद कर देती है, यानी मृत हो जाती है, तो वो अंग ही शून्य हो जाता है। तो इसका हमारे शरीर में हम सिर्फ मानव ही नहीं, पूरी जीव में, यानी प्लांट्स को छोड़ करके पूरी जीव में ये पाई जाती है, ताकि जहां जिससे भी दर्द महसूस हो, सोचने की क्षमता हो या दर्द की अनुभव हो, तो उसमें ये न्यूरॉन्स पाई ही जाती है। चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो, किसी को कोई भी जीव हो, तो उसमें न्यूरॉन सेल्स यानी तंत्रिका सिस्टम काम करता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, तभी तो वो अपने बच्चों को ही पहचान लेती है। अब उसे भूख भी लगता है तो वो महसूस करती है ना। ये सारी सूचनाओं का नियंत्रण यही करता है। और हमारी ब्रेन का जो सेल्स है पूरी की पूरी इसी तंत्रिका कोशिका की बनी होती है ना। देखिए आजकल के बच्चे बहुत तेज हो रहे हैं, आदमी कहता है ना कि हम लोग नहीं कहते आजकल के बच्चे पहले के बच्चे से ज्यादा तेज हो रहा है। तो रिसर्च में ये पता चला है कि ये जो सिनेप्स है, यानी एक सिनेप्स किसे बोलेंगे, एक तंत्रिका कोशिका की जो बाहरी एक्सॉन की जो बाहरी पूंछ है ये, है ना, इसको एक दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रोन से जब जो मिलने वाला स्थान से बोलते हैं सिनेप्स। तो ये सिनेप्स जो है हम पहले के हम लोग जो है, हम लोग में थोड़ी सी इसमें गैपिंग है ना। अब नेक्स्ट जनरेशन जो आता जा रहा है, सिनेप्स की दूरियां कम होती जा रही है। जितने ही एक दूसरे से नजदीक चिपकेगी क्या होगा, सूचनाएं फास्ट काम करेगी, बहुत तेजी से काम करेगी, दिमाग हमारा बहुत तेजी से काम करेगा। तो आजकल के बच्चों के दिमाग में यह अध्ययन करने से ये पता चला है कि पहले के जमाने में, माने जैसे ही हम लोग जितने भी तेज लोग हैं, जिसका भी माइंड बहुत फास्ट काम करता है, उसमें ये सिनेप्स की जो है दूरी बहुत ही कम होती है, यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपका, जितने ही कम दूरी होगी उतने ही फास्ट काम करेगा। जिसका दिमाग स्लो काम करता है उसके तंत्रिका दिमाग की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसमें तंत्रिका ऊतक का जो सिस्टम है उसमें सिनेप्स की दूरी अधिक पाई जाती है, इसकी वजह से उसकी दिमाग जो है थोड़ी स्लो काम करती है ना। तो हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और इसके कितने भाग होते हैं,
इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एक साइटोन, एक एक्सॉन और तीसरा डेंड्रॉन। ठीक है, और संरचना के हिसाब से ये कितनी प्रकार की होती है? संरचना के हिसाब से मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है, और कार्य के हिसाब से भी ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है ना। और शरीर में हमारे सूचनाओं का आदान प्रदान करने का मुख्य कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। हमारे दिमाग किस कोशिकाओं से बना होता है? तंत्रिका कोशिका से बना होता है। कौन सी ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजन नहीं करती है? तंत्रिका कोशिका है ना। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे तो आप लोग इसे अच्छा से लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 10th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है। ठीक है, यानी 9th या 10th क्या सभी को ये जानना जरूरी है। यानी कि तंत्रिका कोशिका हर जगह, मतलब जानकारी के लिए हर किसी को जानना चाहिए। बायोलॉजी में ये एक इंटरेस्टिंग भाग है ना। क्या होता है कि कभी कभी पैरालिसिस हो जाती है जिसको, उसमें क्या होता है, यही न्यूरॉन्स जो है डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। किसी किसी को जो है मोटर न्यूरॉन्स हो जाता है। मोटर न्यूरॉन्स यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज हो जाता है। यानी मोटर न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है जो मस्तिष्क से हमारे अंगों के पास जो सूचनाएं भेजता है, वो वही न्यूरॉन जो है धीरे धीरे मरने लगता है। तो क्या होगा, हमें दर्द का तो अनुभव होगा, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथ पैर की जो चलने वाली है, यानी मस्तिष्क जो हमारी सूचनाएं भेजेगी अंगों को, वो कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये रोग सामने आती है। तो इस तरह की ये दिमागी बनावट है, मतलब दिमाग की ही संरचना है। और दिमाग से स्पाइनल कोड के बीच में इस तरह की संरचना पाई जाती है, और इसके बाद ये चारों तरफ फैला हुआ है। जैसे कि ये दिमाग है, ब्रेन बना हुआ है, ब्रेन में सारा जो है क्या होता है, न्यूरॉन से ही ब्रेन बना होता है। इसके बाद स्पाइनल कोड में ये इस तरह के फैला होता है। इसके बाद इसकी तरफ, इस चारों तरफ से ये हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैल जाता है और एक पूरे सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर हम उपस्थित होंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।